हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है लाइफ ऑफ फैक्ट। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि क्या होगा अगर हमारे एंटायर सोलर सिस्टम का पावर हाउस यानी हमारा सूरज हमारी धरती से भी साइज में छोटा हो गया। सो यह घटना तो हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक तो लगती है, लेकिन ऐसी इंटरेस्टिंग बातों की खोज करने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। कल्पना कीजिए कि सूरज का साइज एक बास्केटबॉल जितना है, तो उस वक्त धरती का साइज क्या होगा? एक तिल के दाने इतना या फिर उससे भी छोटा। मतलब इतना बड़ा हमारा सूरज है। लेकिन क्या होगा अगर एक प्लाज्मा और गैस का जलता हुआ गोला इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट ही ना होता? तो क्या उस वक्त हमारी धरती सूरज के चक्कर लगाती या फिर सूरज धरती के चक्कर लगाता? और जो दूसरे ग्रह है उनका क्या होता? सो वेल, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ पाओ। हम सब लोग जानते हैं कि सूरज हमारे एंटायर सोलर सिस्टम का पावर हाउस है और उसी के कारण हमको एनर्जी और ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज का आकार सबसे बड़ा है और यह सबसे बड़ा होने के कारण अपने ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से सभी ग्रहों को अपने कंट्रोल में रखता है। अगर हम सूरज को धरती के साथ कंपेयर करें तो अकेला सूरज 1.3 मिलियन यानी करीब 13 लाख अर्थ्स को अपने अंदर समा सकता है। यह इतना बड़ा है कि यह अकेले ही पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास अकेले ही कंज्यूम करता है। अगर हाइपोथेटिकली सूरज धरती से छोटा हो गया तो हमारी यह धरती अनहैबिटेबल यानी रहने के लायक नहीं होगी। और सूरज, उसका क्या होगा? सो वेल, सूरज अब सूरज नहीं रहेगा और यह विशाल तारा एक जले हुए बड़े से पत्थर के टुकड़े में कन्वर्ट होकर स्पेस में भटकता रहेगा। इस ब्रह्मांड में साइज और डिस्टेंस को बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे जब हम पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो वह बहुत ही छोटा प्रतीत होता है, क्योंकि धरती और सूरज इन दोनों के बीच 150 मिलियन किलोमीटर यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस का फासला है। और इसी फासले की वजह से धरती पर हैबिटेबल जोन वास्तविकता में निर्माण हो पाया है। मतलब अगर हमारी धरती मार्स यानी मंगल के जगह पर होती तो वह ठंड की वजह से जम जाती और उस वक्त धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सूरज और मंगल इन दोनों के बीच का अंतर 228 मिलियन किलोमीटर से। अभी आप जो इमेज देख रहे हो उसमें यह अंतर बहुत ही कम लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह अंतर बहुत ही ज्यादा है। और इतनी दूर होने के कारण सूरज की किरणें उस तक पहुंचना प्रोबेबली बहुत ही मुश्किल है। और अगर हमारी धरती वीनस यानी शुक्र की जगह पर होती तो वह जलकर खाक बन चुकी होती और उस वक्त भी धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वीनस सूरज के बहुत ही करीब है और सूरज की किरण उस ग्रह पर डायरेक्ट आते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो हम धरतीवासी बहुत ही भाग्यवान हैं कि हम सूरज के हैबिटेबल जोन में आते हैं, जिसको हम गोल्डीलॉक जोन भी कहते हैं। अभी आप जो स्क्रीन पर हरा पट्टा देख रहे हो उसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। इसी पट्टे के प्लैनेट्स में जीवन का निर्माण होना पॉसिबल होता है, जिसमें अर्थ और मार्स आता है। इसका मतलब हमारी धरती का साइज, सूरज का साइज और इन दोनों के बीच का अंतर, इन बारीकियों की वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। दरअसल स्टार का आकार उसका कलर और वहाँ का टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। जैसे एक सुपर जायंट स्टार के सतह का टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम होता है और वह कलर में ब्लू होता है। वहीं पर जो छोटे स्टार्स होते हैं जिनको हम रेड ड्वार्फ कहते हैं, उनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और उनका कलर रेड होता है। लेकिन हमारा सूरज ना ही ब्लू है और ना ही रेड, बल्कि वह कलर में सफेद है। एक सुपर जायंट स्टार और एक रेड ड्वार्फ स्टार को स्टार तब तक कहा जाता है जब तक उसके कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन यानी शॉर्ट में बताऊं तो हाइड्रोजन एटम के 4 न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हीलियम का एक बड़ा सा एटम जनरेट होता है और इस रिएक्शन के वक्त बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लाइट के फॉर्म से देखते हैं। तो फिर एक स्टार को थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन सस्टेन रखने के लिए कितना मास होना चाहिए? सो वेल, यह सवाल उठना तो जायज है। तो फिर एक रेड ड्वार्फ स्टार को उसका फ्यूजन सस्टेन रखने के लिए कम से कम 10 अर्थ जितना मास होना जरूरी है। अगर उससे कम मास हुआ तो वह स्टार इनफ हीट और प्रेशर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और उसी के चलते वो स्टार नहीं कहलाएगा। और जैसा कि हमने देखा कि किसी वजह से सूरज का साइज हमारी धरती से भी छोटा हो गया, तो उस वक्त सूरज के कोर की हीट और प्रेशर के अभाव में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाएगा और उसके कम मास के चलते वो खुद को ही जलाकर एक बड़े से गोल टुकड़े में स्पेस में भटकता रहेगा। इसके बाद हमारा सोलर सिस्टम एक महत्वपूर्ण तारे को खो देगा। सूरज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की वजह से ही सारे ग्रह एक श्रृंखला में बंधे रहते हैं, लेकिन सूरज के ना होने के कारण ये सारे ग्रह आउटर स्पेस में कोई और ग्रेविटेशनल सोर्स की खोज में निकल पड़ेंगे, जिसमें हमारी धरती भी शामिल होगी। बिना रोशनी और ग्रेविटी के हमारी धरती बाकी के ग्रहों की तरह एक सामान्य ग्रह बन जाएगी जिस पर कोई भी जीवन नहीं होगा और यह बात हम सब लोग के लिए अच्छी नहीं होगी।
सो वेल, अब तक हमने देखा कि सूरज साइज में छोटा हुआ तो क्या हो सकता है। अब जरा उल्टा सोचकर देखते हैं। इस बार सूरज का मास और उसका साइज कांस्टेंट रहेगा और धरती का साइज बड़ा होगा। अगर धरती को एक बड़े स्टार में कन्वर्ट करना है सूरज से भी बड़ा, तो उसको अभी के मुकाबले 3,33,000 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा प्लेनेट जो खुद का थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट कर पाए। लेकिन उस वक्त धरती पर जीवन संभव नहीं होगा क्योंकि वह एक ब्लू स्टार में कन्वर्ट हो चुकी होगी। मगर उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स होंगे और उस सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। एक ऐसा सोलर सिस्टम जिसमें 2 बड़े तारे अपने आप में चक्कर काटेंगे और बाकी के सारे ग्रह उनके पीछे पीछे। ऐसे सोलर सिस्टम में मार्स या फिर कुछ प्लैनेट्स के मून, इन ग्रहों पर जीवन का निर्माण हो सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो उस नए सोलर सिस्टम के नए हैबिटेबल जोन में एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।